दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में देख लिया था कि जून 1757 ईस्वी की वो लड़ाई जो बंगाल के कायाकल्प बदल दी और भारतीय इतिहास का एक मोड़ है। क्योंकि मुगल काल कमज़ोर पड़ता गया 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मरा, उसके बाद से उसके उत्तराधिकारी उतना योग्य नहीं हो पाए। योग्यता के कमी के कारण भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंग्लिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका प्रभुत्व भारत में बढ़ता गया, इतना बढ़ा गया 1757 के प्लासी के युद्ध में पहली बार था कि एक कंपनी किसी भारतीय भूभाग पर, जैसे बंगाल, किसी भारतीय भूभाग पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है। यह कंट्रोल, अभी तो कंट्रोल प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इस संधि के तहत स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। एक प्रांत में जो भारत का ये भाग था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब सारे बंगाल प्रांत कहे जाते थे, और यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध कहाँ हुआ, पहले देखो बक्सर कहाँ है। बिहार। बक्सर कहाँ है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक मोड़ है। डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764। इस टाइम बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध कोई अलग नहीं है, प्लासी की युद्ध की अगली कड़ी है। क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला जो हार गया था, उसके बाद से मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम बना था। तो जो मीर कासिम था बहुत होशियार था, और मीर कासिम अपना सत्ता, अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना चाहता था। इसी को लेकर बिहार की जो बक्सर है, और बक्सर गंगा नदी के तट पे एक महान युद्ध होता है, और भारतीय इतिहास का एक मोड़ कहा जाता है। इस युद्ध को हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। अब बक्सर एक छोटा मोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। अब बहुत बड़ी घटना है, इसको मानेंगे ही क्यों, क्योंकि बक्सर का युद्ध के तहत भारत में एक नई मोड़ आता है। अंग्रेजों का निर्णायक विजय कहते हैं भारत में। और टीआरई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो बनता रहता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो बक्सर के युद्ध के बारे में, हाँ, बक्सर, इसमें इतना ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को अगर टीआरई के हम बात करते हैं, फैक्चुअल डाटा की बात करते हैं, जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट कम और फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, अगर इस हम बिहार पर देखें तो आपको 22 अक्टूबर 1764 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से भागीदार, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से भागीदार इसमें शामिल हैं। जैसे बक्सर के युद्ध के बारे में बात करते हैं हम, तो मीर कासिम की स्वतंत्रता। मीर कासिम वही था जो बंगाल की, जो प्लासी के युद्ध के बाद जो प्लासी के युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला हारा, उसके बाद से मीर कासिम बना था। मीर कासिम बना, और उसके बाद मीर जाफ़र बना था, फिर मीर कासिम बना। फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटाकर मीर जाफ़र को नियुक्त किया था। तो जो मीर कासिम बहुत होशियार था, वो चाहता था बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए सेना आधुनिकरण की सेना बनाई, और कहा कि नहीं, हम बंगाल विजय करके दिखाएंगे, मानेंगे नहीं, हमको बंगाल विजय करना है। और व्यापारिक विवाद, अंग्रेजों द्वारा जो कर का दुरुपयोग, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ प्रधान था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अधिकार कर लिया, तो कहा कि देखो, तुम अगर माल बेचने आ रहे हो तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में इस प्रांत में माल बेचने का अधिकार देता हूँ, और राजा से वहाँ से परमिशन दिलवा दिया। इसको लेकर विवाद था। मीर कासिम था, उसने कहा कि नहीं, अगर तुमको हम माल बेचने का फ्री में अगर तुमको दे रहे हैं, टैक्स मुक्त कर रहे हैं, तो हम सभी को देंगे, क्योंकि भेदभाव क्यों होगा तुम्हारे साथ। इसके खिलाफ में ये बात हुई थी। गद्दी से हटाया गया था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नियुक्त किया था। और संयुक्त गठबंधन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किस किस ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। देखो मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय, 3 लोग थे। अगर हम बात करते हैं मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकेंड था। शाह आलम कौन था, मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध में इनकी हार होती है।
और जब युद्ध में हार होती है तो उसके बाद से कंट्रोल तो अंग्रेजों के हिसाब से चलेगा। हारने के बाद तुम्हारा सुनता कौन है? तो जो अंग्रेजी जैसे प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। क्लाइव कर रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कट बताया था कि प्लासी के युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो कौन सा? क्लाइव था, ठीक है। लेकिन जो इस युद्ध में हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो अंग्रेज का सेनापति था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, कुशल रणनीतिकार भी था, बहुत योग्य था। फिर आया मीर कासिम, बंगाल के नवाब, गठबंधन के प्रमुख थे और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे बड़ी इसको ये था मीर कासिम। मीर कासिम के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, नामात्र का सम्राट था, अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में शामिल हुआ था, इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। फिर सिराजुद्दौला। तो तीन लोग एक तरफ थे, मीर कासिम, शाह आलम था, सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला जो बंगाल के नवाब था उसका पुत्र था, जो तत्कालीन नवाब हुआ करता था उसी का पुत्र को अवध का नवाब, गठबंधन का वित्तपोषक और युद्ध के बाद अंग्रेजों से संबंधित अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। ये अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, और मीर कासिम जो भगोड़ा कहते हैं क्योंकि गद्दी से इसको हटा दिया गया था। तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और हेक्टर मुनरो की सेना ने इसको पराजित कर दी थी। मीर कासिम की सेना में सुधार गठबंधन किया था। युद्ध का घटनाक्रम मोड़ क्या रहा? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुई, 7,000 बनाम 40,000, मतलब 7,000 सेना थी अंग्रेजों की। और उसकी बिहाफ पर देखें, इन लोगों की सेना कितनी थी? लगभग 40,000 सेना था इन लोगों की, फिर भी हार गए। एक तरफ प्लासी के युद्ध में 12,000 सेना के साथ अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में भी अंग्रेजों का विजय शंखनाद बजा, क्योंकि अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस थे, आधुनिकता उनमें भारी पड़ी थी, तो उनके खिलाफ जाना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। परिणाम वही होते हैं जब ये हार जाते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध हार जाते हैं, तो अंतिम बचता है कि इनको अब संधि करनी पड़ेगी। अब एक ही विकल्प है, संधि। संधि के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वही है संधि का प्रावधान। तो जो संधि होता है उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या कहते हैं? इलाहाबाद की कहते हैं इलाहाबाद की संधि। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। तो देखो, इलाहाबाद की संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि के बारे में बातें, लेकिन इलाहाबाद की संधि के बारे में विस्तृत में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इलाहाबाद की संधि में क्या क्या हुआ। और इलाहाबाद की संधि, देखो इलाहाबाद की संधि इसी क्लास में कवर कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक लिंक से बना होगा, फिर लिंक टूट जाएगा। आपने बक्सर के युद्ध देखा, इलाहाबाद की संधि देख लोगे, फिर कुछ क्वेश्चन कर लोगे इलाहाबाद की संधि और सबको लेकर, फिर आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला से संधि की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दीवानी अधिकार का मतलब है कि पैसे रुपयों को लेकर जो मामला था, तो पैसे रुपये का अधिकार किसको मिल गया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में पैसे रुपयों को जो लेकर मामला था वो अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार कहते हैं। ये अधिकार रॉबर्ट क्लाइव को ये अधिकार मिल गया। एक तरफ तो आप लोगों ने समझ लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया। फिर दूसरी तरफ मुगल सम्राट की स्थिति क्या थी? देखो, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए जब मुगल सम्राट थे, और मुगल सत्ता का प्रतीकात्मक अवशेष मात्र रह गया। अब मुगल सत्ता, जो सम्राट जो दिल्ली में बैठ रहा था और मुगल सत्ता का केंद्र था, वह अब अंग्रेजों के इशारे पर चलना लगा, वो भी उसके कंट्रोल में आ गई। इसलिए कहते हैं ना, कहा जाता है कि इतिहास में एक मोड़ था, क्योंकि अब तो द्वैध शासन दिख रहा है। एक तरफ नाम मात्र का शासक, ये देखो द्वैध शासन क्या होता है? एक तरफ हो नाम मात्र का शासक, दूसरी तरफ हो वास्तविक शासक, इसको कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। जैसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अगर हम शाह की बात करते हैं, शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं, तो शासन यही संभाल रहा है, लेकिन किसके इशारों पर? अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहा है, कंपनी के इशारे पर काम कर रहा है। इसको कहते हैं द्वैध शासन, मतलब शासन तुम संभाल रहे हो लेकिन पीछे से मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको कहते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी समय होती है, ठीक है। सुजाउद्दौला जो अवध का था, उसको अवध वापस मिल गया, परंतु 50 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में उसको देना पड़ा। समझो उस समय 50 लाख रुपए की क्या कीमत थी। बक्सर की विजय ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और प्लासी से आगे बढ़कर पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित हो गया। दक्षिण भारत नहीं बोलेंगे क्योंकि उत्तर भारत पर मुख्य केंद्र। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हो। आपने प्लासी देख ली, आपने फिर बक्सर देख ली, आपने
इलाहाबाद की संधि देख ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई एग्जाम के लिए, इतना आप चीज़ें कवर कर लोगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, मैं अब बात बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1764। ध्यान रखना, आंसर होगा 1764। 1764 आंसर होगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765। रॉबर्ट क्लाइव का यह संबंध संपन्न। देखो, रॉबर्ट क्लाइव तो उस टाइम नहीं था, हेक्टर मुनरो गद्दी संभाल रहा था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को उस टाइम बुलाया गया था स्पेशली। उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव यहाँ था, कोच्चि में था। इसको यहाँ इसको, जो मदुरै था यहाँ था, इसको यहाँ से बुलाया गया था सिर्फ देखने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव के नियंत्रण में। दीवानी अधिकार किसे मिला, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गया। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अगर हम कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं, मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो मैंने बनाया है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो। ध्यान रखना, बक्सर के युद्ध में किसका गठबंधन हुआ था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत किसे दीवानी अधिकार मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिला। देखिए, डेट हो गया, डेट ध्यान रखना, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर कहाँ है, लोकेशन याद रखना, बिहार में, गंगा नदी के तट में। हेक्टर मुनरो कौन था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। और किसने, 3 लोग कौन कौन थे जो मिलकर लड़ाई लड़े थे, रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी कौन सी हुई, इलाहाबाद की संधि, और कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं। अगर इतना चीज़ आप ध्यान रखोगे, जिससे ज़्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। अगर बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना मेरा अनुभव है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसके हिसाब से इतना क्वेश्चन। देखो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, फिर मुझे सपोर्ट कैसे होगा। आप लोगों के सपोर्ट से तब मुझे काम करना है। आप लोग सपोर्ट करोगे फिर मैं और अच्छे से और कंटेंट, बेहतर कंटेंट जितना हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करूँगा और आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।